हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 14 नवंबर 2024 थर्सडे यानी गुरुवार का दिन, और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो सी साइड लाइव क्लासेस का जो बैच है, अगर आप चाहते हैं इसमें एनरोल करना तो अभी भी आप एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि कुछ सीट्स इसमें अभी भी बची हुई हैं। ओनली 999 में ये बैच आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू जाके आप इसकी जो अदर डिटेल्स हैं वो चेकआउट कर सकते हैं, और वहीं से अगर आप चाहें तो एनरोल भी कर सकते हैं। और आपके मन में अगर कोई भी डाउट, कोई क्वेरी है इस कोर्स को लेकर, तो यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9150449990। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज़ हैं, उनको यहाँ से रिजॉल्व कर दिया जाएगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आप लोगों से फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं और अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प या मदद मिलती है या कुछ नया आप सीखते हैं, तो प्लीज़ आगे आएँ, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें सभी लोग, है ना। कोई अमाउंट का कंस्ट्रेंट नहीं है कि कोई बहुत बड़ी अमाउंट कंट्रीब्यूट करनी है, बट आपको जितना भी कंफर्टेबल लगे आप उतना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बट प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन जो है वो सभी लोग ज़रूर करें, क्योंकि इससे थोड़ा सा हमारी भी हेल्प होगी और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो आप लोगों के लिए रहेगा कि ये सेशंस यूट्यूब पर इसी तरीके से चल सकेंगे। ठीक है, तो आई होप कि इस रिक्वेस्ट को आप लोग नज़रअंदाज या इग्नोर नहीं करेंगे और कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट जो है वो ज़रूर करेंगे। चलिए, अब हम लोग जो है वो आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पेज है आज के न्यूज़पेपर का, जो बात कर रहा है, ये वाला एक फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, जो बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा था। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बात की है कि किस तरीके से अगर कोई एक्यूज्ड है किसी मामले में, अगर कोई आरोपी है, तो उसके घर को गिरा दिया जा रहा था, है ना। और इस तरीके की चीज़ें जो खासकर बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं, जो बीजेपी शासित राज्य हैं, वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रही थी। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक फ़ैसला सुनाया है ना। डेमोलिशन रूल्स जो हैं उसको लिस्ट किया है, ऑफिशियल्स को यहाँ पर वार्न किया है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशरी का रोल प्ले ना करें। और इसको लेकर एक आर्टिकल बेसिकली एक्सप्लेन पेज पर है डिटेल में, तो वहाँ पर हम लोग इसकी बात करेंगे। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर एक आर्टिकल है, लांसेट की स्टडी है। ठीक है, आज जो है वो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे होता है, तो उसी के आप कह सकते हैं ओकेजन पर यहाँ पर लांसेट ने एक स्टडी अपनी पब्लिश की है, और जिसमें ये कहा गया है कि पूरे दुनिया में जितने लोग डायबिटिक्स हैं, डायबिटीज़ पेशेंट हैं, उनमें से अबाउट अ क्वार्टर यानी कि एक चौथाई लोग, 25% ऑफ दी ऑल पीपल हु आर डायबिटिक्स इन दी वर्ल्ड आर इन इंडिया। ठीक है, तो उसकी बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। देन मूविंग अहेड, इसके बाद हम लोग बात करेंगे, एक आर्टिकल मैं आप लोगों को आज फिर से शेयर करूँगा, आई होप आप लोग उसको पढ़ रहे हैं, जो भी आर्टिकल्स मैं शेयर कर रहा हूँ। COP29 की अपडेट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर फाइनेंस को लेकर जो बातचीत है वो फ्रॉम दी स्क्रैच यहाँ पर की जा रही है, मतलब बिल्कुल ज़ीरो से, और सभी ऑप्शंस जो हैं वो देशों के पास खुले हुए हैं, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस को लेकर यहाँ पर क्या कहा है, तो दिस ऑल्सो वी विल सी इन डिटेल। इसके बाद आगे मैं आपको एक वर्ल्ड पेज पर एक न्यूज़, अच्छा ये वाला आर्टिकल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया, कि कैसे इंडिया जो है वो ग्रीन ट्रांजिशन कर सकता है। इसको लेकर यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, है ना, अराउंड 7 पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको पढ़ें। इट्स नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट आर्टिकल टू अंडरस्टैंड, इसको पढ़ें और यहाँ से कुछ पॉइंट्स जो हैं वो ज़रूर नोट डाउन करें। ठीक है, और आई होप आप लोग कर रहे हैं, मुझे पता तो नहीं लगता, बट मैं अपनी तरफ से आप लोगों से कहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस तरीके के आर्टिकल्स जो आप लोगों के साथ शेयर किए जा रहे हैं उनको आप लोग ज़रूर पढ़ रहे होंगे, उनको समझ रहे होंगे, और साथ ही साथ वहाँ से पॉइंट्स भी नोट डाउन कर रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद वर्ल्ड पेज पर एक न्यूज़ है जिसको आप यहीं पर नोट डाउन कर सकते हैं, कि बुकर प्राइज़ यहाँ पर मिला है 2024 का, दैट इज़ समांथा हार्वी को। ठीक है, समांथा हार्वी बेसिकली एक ब्रिटिश राइटर है, और इनको अपनी जो बुक है दैट इज़ ऑर्बिटल, उसके लिए ये प्राइज़ मिला है, तो इसको आप लोग यहाँ यहीं से नोट डाउन कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर इकोनॉमी वाले पेज पर एक आर्टिकल है जो बात करता है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, यानी कि डी सिप्स की बात करता है।
तो वाई आर दीज बैंक्स टू बिग टू फेल, यानी कि ये बैंक्स ऐसे क्यों हैं? टू बिग टू फेल का मतलब है कि अगर ये बैंक्स फेल कर जाएंगे तो इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। तो ये कौन कौन से बैंक्स हैं और किस बेसिस पर कुछ बैंक्स को डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स की क्राइटेरिया में या कैटेगरी में रखा जाता है, उसके बारे में वी विल टॉक। ठीक है, तो ये हमारे आज के बेसिकली 4 आर्टिकल्स रहेंगे और एक आर्टिकल्स मैं आपको शेयर करूँगा जो आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर पढ़ेंगे और समझ के नोट डाउन भी करेंगे। तो लेट्स सी दीज आर्टिकल्स। लेकिन आर्टिकल्स पर जाने से पहले मैं एक बार आप लोगों से ये चीज़ भी शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग प्रीलिम्स 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आपका ये टारगेट है, तो जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स और सी सेट, इस तरीके की एक टेस्ट सीरीज़ आप लोगों के पास ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, जो काफ़ी अफोर्डेबल रेट्स में आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि भले ही आप लोग, हो सकता है कि आजकल इस तरीके का ट्रेंड चल रहा है कि लोग प्रीलिम्स से ज़्यादा फोकस मेंस पे कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा होता है और चलो ठीक है, ये कह भी सकते हैं कि मेंस की तैयारी करनी भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, इफ़ नॉट मोर देन प्रीलिम्स। बट ये बात ध्यान रखिएगा कि मेंस आप तभी लिख पाएंगे जब आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा। अनटिल एंड अनलेस यू क्लियर द प्रीलिम्स, मेंस आप नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इसलिए मेंस के ऊपर भी फोकस करें, आंसर राइटिंग वगैरह ज़रूर करते रहें, लेकिन प्रीलिम्स के ऊपर भी फोकस करना उतना ही ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ये बात ध्यान रखें कि प्रीलिम्स इज़ द फर्स्ट स्टेज, है ना, और द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लेडर। सीढ़ी का पहला पायदान जो है वो प्रीलिम्स ही है। इफ़ यू विल नॉट क्लियर प्रीलिम्स, तो आपने भले ही कितनी अच्छी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की हो, भले ही कितना अच्छा आपने ऑप्शनल पढ़ा हो, या भले ही कितना अच्छा आपने एसेज की तैयारी की हो, यू वोंट बी एबल टू राइट देम अनटिल एंड अनलेस यू क्लियर द प्रीलिम्स। ठीक है ना, तो ये बात को ध्यान रखें। और अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है, या मैं ये कहूँगा कि अगर आप प्रीलिम्स की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को एसेस करना चाहते हैं, गेज करना चाहते हैं कि आप किस स्तर पर खड़े हैं, आप पढ़ तो रहे हैं, बट आर यू एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, बिकॉज द अल्टीमेट टास्क इज टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है ना, तो आप पढ़ तो रहे हैं कोई भी सब्जेक्ट, चाहे वो आपका जीएस का हो, चाहे वो सी सेट हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, स्टैटिक हो, कुछ भी हो, आप पढ़ तो रहे हैं, बट क्या आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं? दैट इज़ द अल्टीमेट क्वेश्चन विच यू हैव टू आंसर, कि क्या आप सवाल सॉल्व कर पा रहे हैं। तो उस चीज़ के लिए, उस चीज़ को एसेस करने के लिए, उस चीज़ को गेज करने के लिए इस तरीके की टेस्ट सीरीज़ है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, ट्राई टू अप्लाई। इन टेस्ट सीरीज़ के थ्रू आप उसको अप्लाई करने की कोशिश करें और देखें कि आप कितने क्वेश्चंस वगैरह जो हैं वो कर पा रहे हैं, कौन से आपके वीक एरियाज़ निकल रहे हैं, है ना। कुछ टॉपिक्स हर सब्जेक्ट में आपके ऐसे होंगे जो आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे, जिनके क्वेश्चंस आपके हमेशा या ऑलमोस्ट 90-95% टाइम्स सही होते होंगे, या कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे कि जो हमेशा ही गलत हो रहे हैं, ठीक है, या ऑलमोस्ट हर बार गलत हो रहे हैं। तो वहाँ से आपको ये भी पता लगता है। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि आपने टेस्ट उठाया और सॉल्व किया एंड कीप्ट इट असाइड, उसको साइड में रख दिया, नहीं। टेस्ट सीरीज़ जब आप सॉल्व करते हैं, कोई भी टेस्ट सॉल्व करते हैं, तो उसका प्रॉपर एनालिसिस करें। ठीक है, उसके आंसर्स वगैरह देखें, उसका प्रॉपर एनालिसिस देखें कि आपने क्या सोच के उस सवाल को टिक किया था, किस ऑप्शन को टिक किया था, है ना, और अगर वो गलत हो गया है तो क्यों गलत हुआ है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो थोड़ा सा आपको एनालाइज करनी होंगी, अदरवाइज टेस्ट सीरीज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं है अनटिल एंड अनलेस यू एनालाइज इट। और कुछ लोगों को लगता है कि लास्ट के 2 महीने 3 महीने में हम लोग टेस्ट सीरीज़ कर लेंगे, ठीक है, दैट विल गिव अस दी बेनिफिट, बट ऐसा होता नहीं। ये सही टाइम है, अभी से आप लोग धीमे धीमे, जैसे जैसे अपने सब्जेक्ट्स आपके कवर होते जा रहे हैं, सब्जेक्ट्स को आप रिवाइज करते जा रहे हैं, वैसे वैसे आप लोग टेस्ट्स अटेम्प्ट करते जाएं, सो दैट कि आपके ऊपर लास्ट के जो 1-2 महीने या 2-3 महीने हैं उसमें बहुत ज़्यादा बर्डन ना आए, क्योंकि वहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स को रिवीजन करने का बर्डन होता है। ठीक है, एक आप कह सकते हैं कि एडिशनल प्रेशर भी होता है माइंड पे, है ना, कि पेपर होगा नहीं होगा, क्लियर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इस तरीके का प्रेशर भी होता है। तो इसलिए अभी से आप टेस्ट सीरीज़ में एनरोल करें और टेस्ट को अटेम्प्ट करना शुरू करें। ठीक है, क्योंकि अभी सही समय है, आपके पास टाइम भी है
और बहुत ज़्यादा प्रेशर भी अभी नहीं है, और जैसे जैसे आप सब्जेक्ट्स को पढ़ते जा रहे हैं, रिवाइज करते जा रहे हैं, वैसे वैसे टेस्ट ज़रूर देते रहें, क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर आपको आपकी कोई कमी पता लगती है तो उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए भी अभी आपके पास टाइम है। ठीक है, लास्ट के 2 महीने में अगर आपको किसी चीज़ की अपनी कमी पता लगती है, या लास्ट के 1 महीने में कमी पता लगती है, तो फिर उसको इम्प्रूव करने का आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं होगा, लेकिन अभी है। तो इसीलिए मैं क्या बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आप इस तरीके की एक टेस्ट सीरीज़ जो है वो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। और अगर आपने किसी और टेस्ट सीरीज़ में एनरोल किया है तो भी ठीक है, तो भी वेल एंड गुड है। अगर जिसने नहीं किया है तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि इस तरीके की आप टेस्ट सीरीज़ हमारी एनरोल कर लीजिए, क्योंकि आपको 91 टेस्ट दिए जा रहे हैं, क्वालिटी क्वेश्चंस मिलेंगे, और 849 रुपीज़ में, ओनली 849 रुपीज़ में आपको मिल रही है। ठीक है, विच इज़ आई थिंक दी मोस्ट अफोर्डेबल दैट इज़ अवेलेबल इन द मार्केट। और अगर आप इसी में सिर्फ जीएस और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएगी 699 रुपीज़ में। इसमें टोटल 81 टेस्ट आपको मिलेंगे। अगर आप सिर्फ जनरल स्टडीज़ की लेना चाहते हैं सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज़, तो ये आपको 45 टेस्ट मिल जाते हैं एट 449। आप इसमें भी चाहे एनरोल कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चाहते हैं जिसमें आपको 16 महीने का, जनवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक का जो करंट अफेयर्स है वो टेस्ट के फॉर्म में मिलता है, ओनली एट 299 रुपीज़। और अगर आप सी सेट के 10 फुल लेंथ टेस्ट लेना चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो आपको मिल जाते हैं ओनली एट 249 रुपीज़। ठीक है, तो ज़रूर एनरोल करें, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा, ज़रूर एनरोल करें और बेनिफिट लें। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है वो न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पर चलते हैं और एक एक करके उन आर्टिकल्स को देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लांसेट की स्टडी की बात करेंगे कि अबाउट अ क्वार्टर ऑफ डायबिटिक्स ग्लोबली आर इंडियंस। ठीक है, कि लगभग दुनिया में जितने लोग डायबिटिक्स हैं, डायबिटीज़ से प्रभावित हैं, उनमें से क्वार्टर यानी कि 1/4 जो है वो इंडिया में है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि क्वार्टर ऑफ एडल्ट्स लिविंग विद डायबिटीज़ ग्लोबली आर इन इंडिया, यानी कि टोटल दुनिया में अगर हम बात करें तो 828 मिलियन के आसपास लोग हैं जो डायबिटीज़ से प्रभावित हैं, पीड़ित हैं। उनमें से 212 मिलियन जो है वो इंडिया में है। ठीक है, तो ऐसा लांसेट की एक रिपोर्ट जिसको वर्ल्ड डायबिटिक्स डे के दिन पब्लिश किया गया, उसमें ये बात की गई है। और इसमें 2022 तक के डेटा की बात की गई है कि इसके आधार पर जो देश, जहाँ पर जो बाकी देश हैं जहाँ पर डायबिटिक्स सबसे ज़्यादा हैं, तो इंडिया तो नंबर 1 पे है ही है। सेकंड नंबर पर आपका चाइना आ जाता है 148 मिलियन के साथ। थर्ड नंबर पर यूएस है 42 मिलियन, पाकिस्तान 36 मिलियन, इंडोनेशिया 25 मिलियन एंड ब्राज़ील 22 मिलियन। ठीक है, यहाँ पर इतने लोग हैं जो डायबिटिक से पीड़ित हैं। इस स्टडी को जो है वो एनसीडी रिस्क फैक्टर कोलैबोरेशन ने इन कोलैबोरेशन विद डब्ल्यूएचओ किया है, और ये पहला ग्लोबल एनालिसिस है ऑफ ट्रेंड्स इन बोथ डायबिटीज़ रेट्स एंड ट्रीटमेंट। यहाँ पर रिसर्चर्स ने जो है 140 मिलियन 18 प्लस लोगों से, 1000 स्टडीज़ में जो लोग अवेलेबल हैं उनसे इन्होंने यहाँ पर उनका डेटा यूज़ किया है। और इन्होंने 2 मोस्ट कॉमनली यूज डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया का इस्तेमाल किया है। एक है फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल ऑफ 7 मिलीमोल पर लीटर और 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और एक यूज़ किया है HB1AC टेस्ट का। ये HB1AC जो है ये एवरेज ब्लड शुगर काउंट बताता है 3 महीने का। ठीक है, इसको इन्होंने 6.5% या उसके हायर के अकॉर्डिंग इन्होंने ये चीज़ें ली हैं, और इसके हिसाब से इन्होंने ये बात यहाँ पर की है। हालांकि इसमें यह कहा गया है कि जो HB1AC है वो बाकी फैक्टर से भी प्रभावित हो सकता है, जैसे कि एनीमिया हो गया, है ना, या फिर आपका ब्लड डिसऑर्डर्स हो गया, या कुछ ड्रग्स वगैरह आप ले रहे हैं, कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं, उससे भी प्रभावित होता है। तो इसीलिए ये पूरी तरीके से रिलायबल मार्कर नहीं है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डायबिटिक्स। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर जो है वो एक्सपर्ट्स का यहाँ पर कहना है। इसके बाद आगे यहाँ पर लिखा है, तो अकॉर्डिंगली विदाउट द इंक्लूजन ऑफ HB1AC, इसके इंक्लूजन के बिना 2022 में अगर हम प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज़ की बात करें तो वो 14.49%, यानी कि 69 मिलियन जो है वो अमंग विमेन है, और 12.2% जो है वो पुरुषों में है, 62 मिलियन।
ठीक है, टोटल मिला के ये हो जाता है 131 मिलियन। ये ICMR इंडिया बी की स्टडी के अकॉर्डिंग बताया गया है। इसके बाद वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में ये कहा गया है कि 3 ऑफ 5 30+ पीपल, यानी कि जो 30 से ज़्यादा की उम्र के लोग हैं उनमें से हर 5 में से 3 लोग, यानी कि 59% या 445 मिलियन जो हैं, उनको डायबिटीज़ का कोई मेडिकेशन नहीं मिला, कोई दवाइयाँ नहीं मिली 2022 में। और 3.5 टाइम्स दी नंबर इन 1990, मतलब ये संख्या जो है वो 1990 के मुकाबले 3.5 गुना है कि जितने लोगों को दवाइयाँ नहीं मिली। 2022 में ऑलमोस्ट 64 मिलियन मैन एंड 69 मिलियन वीमेन वर अनट्रीटेड डायबिटीज़ लिव्ड इन इंडिया। इतने सारे लोग जो हैं वो इंडिया में अनट्रीटेड रह रहे हैं, मतलब डायबिटीज़ तो इनको है लेकिन बट ये किसी तरीके का ट्रीटमेंट इनको नहीं मिल रहा है। अब ये स्पेशली कंसर्निंग है एज पीपल विद डायबिटीज़ टेंड टू बी यंगर इन लो इनकम कंट्रीज़। ठीक है, लो इनकम कंट्रीज़ में जो डायबिटीज़ के लोग हैं वो यंगर हैं, उनकी उम्र कम है, और अगर इफेक्टिव ट्रीटमेंट उनको नहीं मिलता है तो उनको लाइफ लॉन्ग कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ठीक है, एम्प्यूटेशन वगैरह हो सकता है। एम्प्यूटेशन का मतलब होता है कि जैसे किसी बॉडी पार्ट का रिमूवल, लाइक फिंगर्स है ना, लिम्ब्स, इसका रिमूवल, क्योंकि अगर उसमें मान लीजिए कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो उसको फिर रिमूव करना पड़ता है, वो भी डायबिटीज़ की वजह से हो सकता है। हार्ट डिजीज़ हो सकती है, ठीक है, किडनी डैमेज हो सकती है, विजन लॉस हो सकता है, और कुछ केसेस में प्रीमेच्योर डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए डायबिटीज़ होना अपने आप में उतना मतलब आप कहेंगे कि डेंजरस नहीं है, बट उसका अगर मेडिकेशन आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है, या यू आर लेफ्ट अनट्रीटेड, इफेक्टिव मेडिकेशन अगर नहीं मिल रहा है, तो वो चीज़ थोड़ा सा डेंजरस है, बिकॉज उससे लाइफ लॉन्ग कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ठीक है, आई होप बात समझ गए आप। इसको आप लोग साइंस एंड टेक में ले सकते हैं, हेल्थ रिलेटेड इशू है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं, जिसमें लिखा गया है कि कंट्रीज बिगिन फ्रॉम स्क्रैच ऑन फाइनेंस टॉक्स। मैंने आपको कल बताया था कि डेली डेवलपमेंट्स जो भी यहाँ पर चलेंगे COP29 के, वो यहाँ पर आते रहेंगे एंड वी विल कवर अप देम लाइक दिस ओनली। और लास्ट में जाके जो एक फाइनल आउटकम का जो आर्टिकल आएगा तो वो हमें समझने में फिर काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है। कल मैंने आपको बताया था कि डेवलपिंग कंट्रीज़ ने जो प्री कॉन्फ्रेंस ड्राफ्ट था फाइनेंस एग्रीमेंट का COP29 की क्लाइमेट मीट में, उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो उसके बाद जो है वो यहाँ पर एक नया ड्राफ्ट सामने आया है, जिसमें रिफ्लेक्टिंग ऑल द वेरियस ऑप्शंस एंड आइडियाज़ प्रपोज्ड बाय कंट्रीज़ अलाउिंग द नेगोशिएशंस टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। यहाँ पर सभी देशों के जो ऑप्शंस दिए हैं, जो आइडियाज़ प्रपोज किए हैं, वो उसमें शामिल हैं उस ड्राफ्ट में, और इससे हर देश जो है वो नेगोशिएट कर सकता है, दैट इज़ फ्रॉम द स्क्रैच। 2 वीक की कॉन्फ्रेंस में का जो सबसे बड़ा एम है वो यही है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंस एग्रीमेंट जो है वो डिलीवर किया जाए, ताकि क्लाइमेट एक्शन के लिए ज़्यादा फंड्स या ज़्यादा मनी जो है वो अवेलेबल हो। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो एस्टिमेटेड हैं कि हर साल ज़रूरत पड़ेगी क्लाइमेट एक्शन को फंड करने के लिए, है ना। दैट कंट्रीज हैव प्रोमिस्ड और इंटेंड टू टेक, बट लिटिल इज़ अवेलेबल राइट नाउ इन रिलेटिव टर्म्स। ठीक है, लेकिन मतलब इतना प्रॉमिस किया गया है, बट पैसा इतना तो है नहीं, पैसा तो बहुत कम है। एंड बट एग्रीइंग ऑन द रिक्वायरमेंट इज़ द वन थिंग एंड मोबिलाइजिंग द काइंड ऑफ मनी क्वाइट दी अदर। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि किसी भी रिक्वायरमेंट को लेकर एग्री करना कि इतना पैसा हम लोग देंगे, ठीक है, वो एक बात है, और उतने पैसे को वाकई में मोबिलाइज करना वो अलग बात है। ठीक है, तो कंट्रीज आर डीपली डिवाइडेड ओवर व्हाट कैन रियलिस्टिकली बी मस्टर्ड एवरी ईयर। ठीक है, तो अब इसको लेकर देश जो हैं वो आपस में बटे हुए हैं। ठीक है, बटे हुए हैं मतलब सबका अपना अपना विचार है। तो पहली बात तो यहाँ पर यही है कि रियलिस्टिकली कितना पैसा जो है वो होना चाहिए, हु ऑल शुड कंट्रीब्यूट, कौन उस पैसे को देगा। ठीक है, व्हाट प्रोपोर्शन शुड कम फ्रॉम पब्लिक सोर्सेज एंड व्हाट लेफ्ट फॉर प्राइवेट मोबिलाइजेशन, कितना पैसा पब्लिक सोर्सेज से आएगा, कितना पैसा प्राइवेट से आएगा। एंड हाउ मच शुड बी एलोकेटेड टू मिटिगेशन, कितना पैसा मिटिगेशन के लिए एलोकेट किया जाए, कितना अडेप्टेशन के लिए, कितना लॉस एंड डैमेज के लिए। और इवन मोर जो बेसिक इश्यूज़ हैं कि व्हाट क्लासीफाइज और गेट्स काउंटेड एज क्लाइमेट फाइनेंस, कि क्या चीज़ जो है वो क्लाइमेट फाइनेंस के रूप में क्लासीफाई हो सकती है या काउंट हो सकती है। तो इस तरीके के बेसिक इश्यूज़ वहाँ पर सामने आ रहे हैं। ठीक है, कंट्रीज़ जो हैं वो अपने प्रपोजल्स को सामने रख रहे हैं,
जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्जेंट लग रहे हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा अलग अलग इश्यूज़ पर बात हो रही है। ट्यूसडे के दिन अगर हम बात करें तो G77 और चाइना, जो कि 130 प्लस डेवलपिंग कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, इनका कहना है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं उनको एग्री करना चाहिए कि एटलीस्ट 1.3 ट्रिलियन डॉलर जो है वो हर साल मोबिलाइज़ किया जाएगा सिर्फ डेवलपिंग वर्ल्ड को हेल्प करने के लिए कि वो क्लाइमेट चेंज से फाइट कर सकें। अब डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं, इन्होंने यहाँ पर कोई नंबर तो हालांकि प्रपोज इस तरीके से नहीं किया है जैसे 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स वगैरह है, लेकिन इन्होंने ये एक्नॉलेज ज़रूर किया है कि हर साल ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की रिक्वायरमेंट तो है। लेकिन उनका ये कहना है कि वो सिर्फ अकेले इस पैसे को जो है वो इस पैसे की व्यवस्था वो नहीं कर सकते, और उन्होंने बात की है कि जो कंट्रीब्यूटर बेस है उसको ब्रॉडन करने की। ठीक है, मतलब इसमें बाकी देशों को भी शामिल किया जाए और जो कंट्रीब्यूटर बेस है कि जितना लोग पैसा देते हैं या कंट्रीब्यूट करते हैं उसको बढ़ाया जाए। और यहाँ पर जो अफ्रीकन ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं उन्होंने इस डिमांड को, ठीक है, रिजेक्ट कर दिया कंट्रीब्यूटर बेस को बढ़ाने को लेकर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कंट्रीब्यूटर बेस बढ़ाने का कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज से ये कहा गया है कि आप इतना पैसा दीजिए, और वैसे भी आपको पता है कि क्लाइमेट की जो क्राइसिस है, जो समस्या है, उसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल कौन है या ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है? डेवलप्ड कंट्रीज़। ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने ही ज़्यादा जो है वो एमिशंस वगैरह किए हैं, तो दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल। तो कंट्रीब्यूटर बेस को बढ़ाने की बात हो रही है, लेकिन आई डोंट थिंक कि इसके ऊपर कोई एग्रीमेंट यहाँ पर हो पाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली कल का डेवलपमेंट था। अब लेट्स सी फ्यूचर में क्या बातें होती हैं, बट आई होप ये बात आप यहाँ तक समझ गए। ठीक है, इसको आप एनवायरनमेंट GS3 क्लाइमेट चेंज में लेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बुलडोजर जस्टिस की बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या बात कही है। देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने वेडनेसडे के दिन सीरीज़ ऑफ गाइडलाइंस यहाँ पर ले की हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि अगर किसी की भी प्रॉपर्टी को डिमोलिश किया जाता है, यानी कि किसी की भी संपत्ति को अगर तोड़ा जाता है, तो उसमें ड्यू प्रोसेस जो है वो फॉलो किया जाए। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया है। अब देखो, ये गाइडलाइंस जो हैं देवर अ पार्ट ऑफ कोर्ट्स वर्डिक्ट इन अ केस दैट हैड रेज द इशू ऑफ डेमोलिशन ऑफ प्रॉपर्टीज बाय स्टेट अथॉरिटीज एज अ पनिशमेंट फॉर द एलिज्ड इन्वॉल्वमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ओनर इन अ क्राइम। ये गाइडलाइंस जो हैं वो कोर्ट का एक फैसला आया है ना, एक मामले में, जिसमें ये इशू उठाया गया, ये मुद्दा उठाया गया कि जो स्टेट अथॉरिटीज़ के द्वारा प्रॉपर्टीज़ का डेमोलिशन किया जा रहा है वो एज अ पनिशमेंट किया जा रहा है। ठीक है, और किस लिए किया जा रहा है कि जो प्रॉपर्टी ओनर है वो किसी क्राइम में शामिल है, तो उसका पनिशमेंट देने के रूप में उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिमोलिश की जा रही हैं। तो इस केस की सुनवाई जो है वो जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने की है, और वर्डिक्ट जो है वो कुछ दिन बाद आया है जब CJI DY चंद्रचूड़ एक केस की सुनवाई कर रहे थे रिगार्डिंग अ मैन whose home was allegedly illegally demolished by the UP government as a part of the road widening project and referred to such demolitions as bulldozer justice। ठीक है, तो बेसिकली DY चंद्रचूड़ एक आदमी की सुनवाई कर रहे थे केस में, जिसका घर जो है वो गैर कानूनी तरीके से गिरा दिया गया UP सरकार के द्वारा, और कहा गया कि रोड चौड़ी करी जा रही है तो इसलिए उसका घर तोड़ा गया है, और ये कहा गया कि इस तरीके का जो डेमोलिशंस हैं देवर बुलडोज़र जस्टिस। ठीक है, इसको इस तरीके से रेफ़र किया गया। अब यहाँ पर देखिए, केस की अगर हम बात करें तो केस पर्टेन टू अ सेट ऑफ प्लीज दैट चैलेंज द एक्स्ट्रा लीगल प्रैक्टिस ऑफ डेमोलिशिंग हाउसेज ऑफ पीपल एक्यूज्ड ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर जो ये केस है जिसकी अभी सुनवाई हुई, जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उसमें कुछ सेट ऑफ प्लीज से रिलेटेड है वो, मतलब कुछ याचिकाएं लगाई गई थी जो चैलेंज करती हैं ये जो एक्स्ट्रा लीगल प्रैक्टिस है। एक्स्ट्रा लीगल मतलब क्योंकि कोर्ट ने फैसला नहीं दिया है, ठीक है, उस एक्यूज्ड को लेकर या उस आरोपी को लेकर कोई फैसला कोर्ट ने नहीं सुनाया है, बट ये एक्स्ट्रा लीगल इसको इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज इट इज़, आप कह सकते हैं कि कोर्ट के फैसले से अलग, ठीक है, या कोर्ट के फैसले से अलग ये फैसला लिया जा रहा है, तो दैट इज़ नोन एज एक्स्ट्रा लीगल। और ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें हाउसेस को डेमोलिश किया जा रहा है ना, और अगर कोई भी एक्यूज्ड, कोई भी आरोपी अगर किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल है तो उसका
प्रॉपर्टी जो है वो डेमोलिश की जा रही है। तो इस तरीके की याचिकाएं यहाँ पर कोर्ट में लगाई गई थी। और ये जो प्रैक्टिस है ये हाल ही के वर्षों में जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं या जो बीजेपी शासित राज्य हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, वहाँ पर ये देखने को मिल रही हैं। ठीक है, हालांकि 2022 में जब कांग्रेस का राज था राजस्थान में तो वहाँ पर भी कुछ इस तरीके की घटनाएं देखने को मिली थी। अब यहाँ पर जो कल फैसला आया है दैट इज़ प्रॉम्प्टेड बाय द इंसिडेंट्स इन उदयपुर, राजस्थान के उदयपुर में कुछ हुआ और एमपी के रतलाम में कुछ हुआ है, तो उसके हिसाब से ये फैसला यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। देखो रतलाम में क्या हुआ कि बुलडोज़र्स का इस्तेमाल करके एक फैमिली का जो एंसेस्ट्रल होम था, जो उसका पैतृक घर था, उसको गिरा दिया गया है ना। और क्यों गिराया गया? आफ्टर द ओनर्स सन वॉज अरेस्टेड फॉर स्लॉटरिंग अ काउ इन जून। ठीक है, जो उस मकान के मालिक था उसका जो लड़का था उसको अरेस्ट किया गया काउ स्लॉटरिंग के केस में जून के महीने में, तो इसलिए उसका पूरा का पूरा घर गिरा दिया गया। उदयपुर में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक टेनेंट का हाउस गिराया फॉर एलिजली एनक्रोचिंग ऑन फॉरेस्ट लैंड, कि इन्होंने फॉरेस्ट की जो ज़मीन है उसके ऊपर अतिक्रमण कर रखा है, तो उसका मकान इन्होंने गिरा दिया। डेमोलिशन जो है वो अगस्त के महीने में होता है जब टेनेंट का 15 साल का लड़का अरेस्ट किया गया फॉर स्टैबिंग हिज क्लासरूम फ्रॉम अनदर कम्युनिटी लीडिंग टू अ फ्लेयर अप इन कम्युनल टेंशन इन द सिटी। ठीक है, तो बेसिकली घर उन्होंने पहले नहीं गिराया जब फॉरेस्ट लैंड का मामला था, एनक्रोचमेंट ऑन द फॉरेस्ट लैंड। उसके बाद हुआ क्या कि जब ये टेनेंट का 15 साल का जो लड़का था वो अरेस्ट किया गया क्योंकि उसने अपने क्लासरूम अपने एक क्लासमेट को मार दिया, ठीक है, जो कि दूसरी कम्युनिटी से था, और उसकी वजह से कम्युनल टेंशन जो है वो शहर में बढ़े, तो उस वजह से उन्होंने उसका घर गिरा दिया। अब लॉयर्स ने यहाँ पर ये कहा है कि डेमोलिशन और जो एक्विजिशंस अगेंस्ट द टेनेंट सन वर कनेक्टेड। ठीक है, कि जो डेमोलिशन किया गया और जो आरोप लगाए गए ये टेनेंट के सन के ऊपर, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। इस तरीके की प्लीज जो है वो कुछ और केसेस के साथ जोड़ के, है ना, जिसमें डेमोलिशन वगैरह की बात थी, तो उस पूरे के पूरे का यहाँ पर फैसला सुनाया गया है। और एक यहाँ पर जो प्ली है वो फाइल की गई है बाय द जमियत उलेमा ए हिंद इन अप्रैल 2022, जिसमें बेसिकली डेमोलिशन ड्राइव चल रही थी और जिसमें फॉलोड कम्युनल वायलेंस, दिल्ली के जहांगीरपुरी में कम्युनल वायलेंस हुआ और वहाँ पर एक डेमोलिशन ड्राइव चल रही थी इस तरीके की, तो उसको लेकर भी एक प्ली यहाँ पर लगाई गई थी। ठीक है, तो ये मामला यहाँ पर था। अब यहाँ पर क्या गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने जारी की हैं, तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस यहाँ पर ले डाउन की हैं वो एम्फोसिस करती हैं, वो जोर देती हैं ट्रांसपेरेंसी के ऊपर। ठीक है, और वो कहती है कि जो एक्यूज्ड है, जो आरोपी है और उसके जो परिवार है, उसको सफिशिएंट टाइम मिलना चाहिए अपने अफेयर्स को हैंडल करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया है कि ये गाइडलाइंस जो है वो किसके ऊपर अप्लाई नहीं होंगी। गाइडलाइंस जो है वो किसी भी तरीके का अगर पब्लिक प्लेस पर, जैसे कि रोड हो गई, स्ट्रीट हो गई, फुटपाथ हो गई, अबेटिंग रेलवे लाइन मतलब रेलवे लाइन से लगते हुए एरियाज़ हो गए, या कोई भी वाटर बॉडी है, कोई भी रिवर्स है, ठीक है, और ऐसे केसेस जहाँ पर डिमोलिशन का जो ऑर्डर है वो कोर्ट के द्वारा दिया गया है, वहाँ पर ये अगर कोई भी अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर है तो उसके केस में ये गाइडलाइंस अप्लाई नहीं होंगी। अब गाइडलाइंस में यहाँ पर क्या कहा गया है, सबसे पहला पॉइंट है प्रोवाइडिंग नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कम से कम 15 दिन पहले नोटिस जो है वो दिया जाना चाहिए टू रिस्पॉन्ड टू बिफोर डेमोलिशन इज़ कैरिड आउट। ठीक है, कि डेमोलिशन करने से पहले कम से कम 15 दिन पहले नोटिस दिया जाना चाहिए, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट दैट द ओनर और द ऑक्यूपायर रिसीव्स द नोटिस। ठीक है, जो ओनर है या जो ऑक्यूपायर है, जो उस प्रॉपर्टी में रहता है या जो उसका मालिक है, उसको जब ये नोटिस मिल जाए उसके कम से कम 15 दिन उसको मिलने चाहिए, सो दैट कि वो उस पर अपना जो विचार है या अपना जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अपनी दलील है वो रख सके। ठीक है, आई होप क्लियर है बात। इसके बाद आगे लिखा है कि दिस नोटिस मस्ट कंटेन द डिटेल्स ऑफ द स्ट्रक्चर, है ना, स्ट्रक्चर की डिटेल उसमें होनी चाहिए, क्यों इसको गिराया जाएगा या क्यों इसको डेमोलिश किया जाएगा वो, एंड द डेट फॉर अ पर्सनल हियरिंग टू अलाउ ओनर्स टू कंटेस्ट द डेमोलिशन। और यहाँ पर पर्सनल हियरिंग की भी एक डेट होनी चाहिए जहाँ पर ओनर्स को ये अलाउ किया जाएगा कि वो डेमोलिशन को कंटेस्ट कर सकें, मतलब उसके अगेंस्ट बता सकें कि इस मकान को डेमोलिश जो है वो नहीं किया जाए क्योंकि ये लीगल है, ये सारी चीज़ें जो है वो अलाउ उनको की जाए। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि एज सुन एज द नोटिस इज सर्व्ड, जो लोकल कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसको इन्फॉर्म किया जाना चाहिए वाया ईमेल
है ना, और विद एन अरेंजमेंट फॉर एन ऑटो रिप्लाई एक्नॉलेजमेंट ऑफ द ईमेल रिसीप्ट, ताकि कोई भी बैक डेटिंग का एलिगेशन ना लग सके। बैक डेटिंग का मतलब वही है कि मान लो नोटिस दिया है आज, उसमें 15 दिन पुरानी डेट डली हुई है, ठीक है, और उसमें ये कह दिया गया कि नोटिस तो 15 दिन पहले दिया गया था, जबकि दिया गया है आज, ठीक है, और आज ही दिया गया और आज ही डेमोलिशन कर दिया गया। तो उस चीज़ से बचने के लिए ये यहाँ पर प्रोविज़न रखा गया है। इसके बाद हेयरिंग और फाइनल ऑर्डर की बात की गई है। इसमें लिखा गया है कि जब हेयरिंग हो जाए, ठीक है, आफ्टर कंडक्टिंग अ हेयरिंग, जहाँ पर उसके हेयरिंग के जो मिनट्स हैं वो प्रॉपरली रिकॉर्ड किए गए हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि फाइनल ऑर्डर जो दिया जाए मस्ट मैंडेटरीली कंटेन सर्टेन इन्फॉर्मेशन, उसमें मैंडेटरीली कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो होनी चाहिए, जैसा कि मतलब कि ओनर ने या ऑक्यूपायर ने क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए, ठीक है, ये पॉइंट होने चाहिए। कि उसके बाद ये पॉइंट होने चाहिए कि जो अथॉरिटी है, जैसे कि लोकल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, कि वाई दे बिलीव द केस कैन नॉट बी सेटल्ड एंड वेदर द एंटायर कंस्ट्रक्शन और ओनली अ पार्ट इज टू बी डेमोलिश्ड, ठीक है। तो उसमें ये भी मेंशन होना चाहिए कि ये जो लोकल अथॉरिटी है इसका ऐसा क्यों मानना है, इसका ऐसा क्यों बिलीव है कि इस केस को सेटल और तरीके से नहीं किया जा सकता, कि डेमोलिशन करना ही ज़रूरी है। और अगर डेमोलिशन करना ही ज़रूरी है तो फिर ये भी मेंशन होना चाहिए कि क्या पूरा कंस्ट्रक्शन जो पूरा मकान वगैरह है उसको डेमोलिश किया जाएगा या सिर्फ उसका कुछ पार्ट जो है वो डेमोलिश किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इस तरीके के जो रीजंस हैं, जो कारण हैं कि वाई द एक्सट्रीम स्टेप ऑफ डेमोलिशन इज़ द ओनली ऑप्शन अवेलेबल शुड ऑल्सो बी मैंशन, ठीक है। यहाँ पर कोर्ट का ये भी कहना है कि ये भी कारण देना होगा कि क्यों सिर्फ डेमोलिशन ही किया जा सकता है और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है, ये चीज़ भी मेंशन वहाँ पर की जानी चाहिए, ठीक। अब इसके बाद लिखा है कि इफ़ द अथॉरिटी, फाइनल ऑर्डर अगर अथॉरिटी ने पास कर दिया डेमोलिशन को लेकर और जो प्रॉपर्टी ओनर है या जो ऑक्यूपायर है उसको वो ऑर्डर मिल गया, तो ऑर्डर जो है वो 15 दिन तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ठीक है। फाइनल ऑर्डर की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये अलाउ करेगा ओनर या ऑक्यूपायर को कि वो आइदर या तो कंस्ट्रक्शन को जो उसका अगर आप इलीगल कह रहे हैं वो या तो वो हटा ले या फिर वो फाइनल ऑर्डर को कोर्ट में चैलेंज करके उसके ऊपर एक स्टे ऑर्डर ले सके। तो इसलिए 15 दिन तक वो फाइनल ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। अब इसके बाद ये जो 15 दिन का पीरियड है ये ख़त्म हो जाने के बाद अगर फाइनल डेमोलिशन ऑर्डर जो है उसके ऊपर स्टे नहीं लगाया गया है या फिर कंस्ट्रक्शन जो है उसको रिमूव नहीं किया गया है, तो उसके बाद डेमोलिशन जो है वो किया जा सकता है। हालांकि अथॉरिटी को जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग करनी होगी डेमोलिशन की, और यहाँ पर एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनानी होगी बिफोर द डेमोलिशन एंड अ डेमोलिशन लिस्ट विद द लिस्ट ऑफ पर्सनल इन्वॉल्व इन द डेमोलिशन प्रोसेस, की कौन कौन लोग जो है वो इस डेमोलिशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व थे उसको लेकर भी यहाँ पर एक डेमोलिशन रिपोर्ट इनको बनानी होगी और डेमोलिशन से पहले एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनानी होगी। अब सुप्रीम कोर्ट की रीजनिंग क्या है इन गाइडलाइंस को लेकर, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या तर्क दिया है ना, कि ये गाइडलाइंस क्यों यहाँ पर दी जा रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिलाई किया है कई सारी फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रिंसिपल्स जो वायलेट होती हैं अगर किसी भी एक्यूज्ड पर्सन की प्रॉपर्टी का इलीगल डेमोलिशन किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात की गई है सेपरेशन ऑफ पावर्स की। तो यहाँ पर ये वर्डिक्ट स्ट्रेस करता है कि जुडिशरी इज इंटरेस्टेड विद एडजुडिकेटरी पावर्स, ठीक है, यानी कि डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो किसके पास है, जुडिशरी के पास है। क्या डिसाइड करने की कि क्या कोई एक्यूज्ड पर्सन जो है वो गिल्टी है या नहीं है, मतलब कोई एक्यूज्ड या आरोपी जो है वो वाकई में दोषी है या नहीं है, इस चीज़ को लेकर जो एडजुकेटरी पावर या डिसीजन मेकिंग पावर्स है वो किसके पास है, जुडिशरी के पास, ठीक है। और वेदर एनी ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट हैव ट्रांसग्रेस देयर लिमिट्स, और क्या कोई भी जो स्टेट का ऑर्गन है क्या उसने अपनी सीमाओं को लांघा है, अपनी सीमाओं को तोड़ा है। फिर जुडिशरी ने यहाँ पर यह कहा या ये सवाल पूछा कि कैन द ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टेक अपॉन देमसेल्व्स द एडजुडिकेटरी फंक्शन एंड विदाउट अ पर्सन अंडरगोइंग अ ट्रायल बी इन्फ्लिक्टेड विद द पनिशमेंट ऑफ डेमोलिशन ऑफ हिज प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये सवाल पूछा कि क्या स्टेट गवर्नमेंट के जो राज्य सरकार है क्या उसके जो अफसर हैं वो अपने ऊपर ये पावर ले सकते हैं, एडजुडिकेटरी फंक्शन ले सकते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर्स वो खुद के ऊपर ले सकते हैं। और एक पर्सन जिसका ट्रायल नहीं हुआ है, मतलब जिसकी कोर्ट में केस नहीं चला है, सुनवाई नहीं हुई है, क्या उसको आप उसकी प्रॉपर्टी को डेमोलिश करके पनिशमेंट दे सकते हैं, ये कोर्ट ने यहाँ पर पूछा है। तो इट वुड बी होली इम्परमिसेबल फॉर द स्टेट टू डिसाइड दैट डेमोलिशन कैन बी अ पनिशमेंट फॉर द एक्यूज्ड पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पर कोर्ट का कहना है
कि ये पूरी तरीके से इम्परमिसिबल है। किसके लिए? स्टेट के लिए, कि ये डिसाइड करना कि जो एक्यूज्ड पर्सन है उसके लिए पनिशमेंट क्या है। डेमोलिशन जो है वो एक पनिशमेंट है। द एग्जीक्यूटिव कैन नॉट रिप्लेस द जुडिशरी इन परफॉर्मिंग इट्स कोर फंक्शंस। तो जो एग्जीक्यूटिव है वो जुडिशरी को अपने कोर फंक्शंस परफॉर्म करने से रिप्लेस नहीं कर सकती है। मतलब एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशरी का काम नहीं कर सकती है, जैसा यहाँ पर किया गया। ठीक है। इसके बाद पब्लिक ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी की बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि पब्लिक ऑफिशियल्स मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर बोथ देयर एक्शंस एंड इनएक्शंस। ऑफिशियल जो टेक द लॉ इन देयर हैंड्स, यानी कि कानून को अपने हाथ में लेते हैं जो अफसर, और डिमोलिशन ऑर्डर पास कर देते हैं इस आधार पर कि जो ओनर या ऑक्यूपायर है उस प्रॉपर्टी का वो एक्यूज्ड है, शुड बी मेड अकाउंटेबल फॉर सच हाई हैंडेड एक्शंस। ठीक है, यानी कि जो इस तरीके के अफसर हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको भी अकाउंटेबल बनाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि द गाइडलाइंस आर नेसेसरी टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट एक्ट्स इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर एंड होल्ड देम अकाउंटेबल व्हेन दे डोंट। ठीक है, तो ये गाइडलाइंस इसलिए भी ज़रूरी है ये इंश्योर करने के लिए कि जो सरकार है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शी तरीके से काम कर रही है, और जब वो पारदर्शी तरीके से काम नहीं कर रही है तो उनको अकाउंटेबल ठहराया जाए। इसके बाद राइट टू शेल्टर की बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि एक्यूज्ड इज नॉट द ओनली वन हु लिव्स और ओन सच प्रॉपर्टीज। ठीक है, कि किसी मकान में अगर आप किसी एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो एक्यूज है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ वो एक ही व्यक्ति वहाँ पर रह रहा है ना, हो सकता है उसका पूरा का पूरा परिवार वहाँ पर रह रहा हो। ज़्यादातर केसेस में ऐसे ही होता है। और यहाँ पर यह भी कहा गया कि जो आर्टिकल 21 के अंतर्गत राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है, उसके अंतर्गत राइट टू शेल्टर भी इंक्लूडेड है। ठीक है, और इस अधिकार को अगर आप, जो बाकी इनोसेंट पीपल हैं जो उस घर में रह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक्यूज्ड के साथ साथ उस परिवार में अगर और लोग भी रह रहे हैं, और अगर आप उस पूरे मकान को गिराते हैं तो आप उन इनोसेंट पीपल के, ठीक है, जो एक्यूज्ड के परिवार के लोग हैं, उनके साथ जो इनोसेंट या निर्दोष लोग रह रहे हैं, आप उनका राइट टू शेल्टर छीन रहे हैं। अगर आप उस मकान को डेमोलिश कर रहे हैं, उस मकान को गिरा रहे हैं, तो आप उनका जो राइट टू शेल्टर है, विच इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, आप उसको छीन रहे हैं, उसको वॉयलेट कर रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से क्या है? इट इज़ होली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये पूरी तरीके से गैर संवैधानिक या असंवैधानिक है। अब डेमोलिश्ड प्रॉपर्टी हाउसेस, जहाँ पर डेमोलिश्ड प्रॉपर्टी हाउसेस के केसेस को एड्रेस करने के लिए एन एक्यूज्ड बट ऑल्सो वॉयलेट्स म्युनिसिपल लॉज एज एन इलीगल कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग टेस्ट और दिया है। उसमें ये कहा है कि अगर कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को चूज़ किया जाता है ऑल ऑफ अ सडन फॉर डेमोलिशन एंड द रेस्ट ऑफ द सिमिलरली सिचुएटेड स्ट्रक्चर्स इन द सेम विसिनिटी आर नॉट इवन बीइंग टच्ड, इट कैन बी प्रिज्यूम्ड दैट द रियल मोटिव वॉज टू पेनलाइज द एक्यूज्ड एंड नॉट टू रिमूव एन इलीगल कंस्ट्रक्शन। यानी कि अगर किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को चूज़ किया जाता है ऑल ऑफ अ सडन की इसको डेमोलिश करना है, और आसपास इसी तरीके के जो सिमिलरली सिचुएटेड स्ट्रक्चर्स हैं उनको छुआ भी नहीं जाता, उनको टच भी नहीं किया जाता, तो इससे ये चीज़ एज्यूम की जा सकती है कि जो रियल मोटिव है, जो वाकई में मकसद है, वो क्या है कि उस एक्यूज्ड को पेनलाइज करना, उसको पनिशमेंट देना, रादर देन इलीगल कंस्ट्रक्शन को रिमूव करना। ठीक है, तो आई होप ये बात आप समझ गए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा है। और ये काफ़ी, मतलब मैं ये कहूँगा कि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन। ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिसीजन है, क्योंकि पिछले कुछ समय से इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। ठीक है ना, और इसमें ये कहना भी सही है, मतलब गलत तो नहीं होगा मेरे हिसाब से, कि ज़्यादातर जो इस तरीके के मामले अगेंस्ट आए हैं, दे आर अगेंस्ट आ स्पेसिफिक कम्युनिटी, वो आप समझते हैं। ठीक है ना, वो एक विशेष समुदाय के लोगों के खिलाफ इस तरीके के एक्शंस लिए गए हैं। आई होप बात समझ रहे हैं। तो अच्छा फैसला है, और ये बात ज़रूर यहाँ पर की गई है कि अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है और उसको अगर आप गिरा रहे हैं तो वो आप गिरा सकते हैं, बट उसके लिए एक प्रॉपर, जैसे कहा गया है कि ड्यू प्रोसेस फॉलो करनी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपको ये लगा कि ये आरोपी है ना, या किसी विशेष समुदाय के व्यक्ति को आरोपी बना के आप उसका घर गिरा देंगे, ये नहीं चलेगा, आर्बिट्रेरीनेस नहीं चलेगी। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव को भी ये कहा गया है कि आप अपना जो सेपरेशन ऑफ पावर की डॉक्ट्रिन है उसको याद रखें, और जुडिशरी के जो फंक्शंस हैं, जो कोर फंक्शंस हैं, उनमें दखल ना दें।
ठीक है, या उनको आप खुद के ऊपर एज्यूम करने की कोशिश ना करें। ठीक, आई होप क्लियर है। चलिए, ये आपका आर्टिकल बेसिकली जाएगा पॉलिटी में ही, ठीक है, क्योंकि लॉ का हमारे पास कोई अलग से टॉपिक जीएस में है नहीं। नाउ लेट्स सी द लास्ट आर्टिकल जो बात करता है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स की। ठीक है, इस आर्टिकल में कुछ थोड़ा सा इकोनॉमी के टेक्निकल टर्म्स हैं, अगर वो नहीं भी समझ में आए तो लेट इट बी, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इस तरीके के टर्म्स ज़्यादा नहीं पूछता है, बट आपको ये जो कंसेप्ट है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स का वो समझ में आना चाहिए कि ये क्या होता है। ठीक है, वैसे हालांकि हमने इकोनॉमी में अपने कोर्स में इसको डिस्कस किया हुआ है, तो जिन लोगों ने वो फॉलो किया है तो उनको तो ये पहले से पता होगा। ठीक है, अगर नहीं पता है तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर ये लिखा है कि आरबीआई ने यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वेडनेसडे यानी कल के दिन 3 बैंकों का स्टेटस जो है वो एज आ डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स रिटेन किया है। और वो 3 बैंक हैं, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नेक्स्ट इज एचडीएफसी बैंक, और तीसरा है आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, दीज 3 बैंक्स आर डी सिब, इनको डी सिब बोलते हैं शॉर्ट में, दैट इज डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। कौन कौन से हैं? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब एसबीआई ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, देन एचडीएफसी एंड देन आईसीआईसीआई। तो 3 बैंक हैं। ठीक है, अब ये तीनों बैंक जो हैं दे कंटिन्यू टू बी अंडर द सेम बकेटिंग स्ट्रक्चर जैसे कि 2023 की लिस्ट में थे। और सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स जो हैं ये ऐसे बैंक्स माने जाते हैं दैट आर टू बिग टू फेल एंड देयर कंटिन्यूड फंक्शनिंग इज क्रूशियल फॉर द अनइंटरप्टेड अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल बैंकिंग सर्विसेज टू द रियल इकोनॉमी। यानी कि ये ऐसे बैंक हैं जिनको कहा जाता है या जिनको माना जाता है दे आर टू बिग टू फेल, और इनकी कंटिन्यूड फंक्शनिंग यानी कि लगातार ये बैंक्स काम करते रहें, ये किस लिए क्रूशियल है? ताकि जो एसेंशियल बैंकिंग सर्विसेज हैं वो अनइंटरप्टेड तरीके से अवेलेबल रहें। अगर ये बैंक्स किसी तरीके से अगर फेल कर जाते हैं तो इससे इकोनॉमी के ऊपर या देश की जो बैंकिंग सर्विसेज हैं, जो बैंकिंग सेवाएं हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। ठीक है, यानी कि वो नेगेटिव तरीके से, एडवर्स तरीके से इम्पैक्ट होंगी। अब बैंक्स की जो क्लासिफिकेशन की बात की गई है, तो रेगुलेटर यानी कि आरबीआई ने ये जो फ्रेमवर्क है फॉर डीलिंग विद डीसिब्स, इसको इशू किया था जुलाई 2014 में, और जुलाई 2015 से आरबीआई जो है वो हर साल इन बैंक्स का नाम, जिन बैंक्स को एज अ डीसिब क्लासीफाई किया जाता है, उनके नाम को डिस्क्लोज करता है। आरबीआई ने एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक को डीसिब के रूप में डिक्लेयर किया, अनाउंस किया 2015 और 2016 में, और एचडीएफसी बैंक को क्लासीफाई किया गया है एज अ डीसिब इन 2017 अलॉन्ग विद एसबीआई एंड आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले जो अनाउंस किया गया दैट वाज एसबीआई 2015 में, फिर इसके बाद 2016 में आईसीआईसीआई और 2017 में एचडीएफसी। अब वाई हैव डीसिब्स बीन क्रिएटेड, अब ये क्यों बनाया गया है डीसिब्स का जो कंसेप्ट है, तो इसमें लिखा गया है कि कुछ बैंक्स अपनी साइज़ की वजह से, है ना, जो उनका साइज़ है, उनके जो क्रॉस जुरिस्डिक्शनल एक्टिविटीज़ हैं, कॉम्प्लेक्सिटी है, लैक ऑफ सब्सटीट्यूटेबिलिटी है कि ऐसे बैंक्स को सब्सटीट्यूट नहीं किया जा सकता, और उनकी जो इंटरकनेक्टेडनेस है उसकी वजह से कुछ बैंक्स जो हैं वो सिस्टमेटिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। और अगर इन बैंक्स का डिसऑर्डरली फेलियर होता है तो इससे पोटेंशियल है कि सिग्निफिकेंट डिसरप्शन हो जाएगा टू द एसेंशियल सर्विसेज जो ये बैंकिंग सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं, और इन टर्न जो ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। वही मैंने आपको बताया, इसीलिए इन बैंक्स की कंटिन्यूड फंक्शनिंग वो क्रिटिकल है या क्रूशियल है फॉर द अनइंटरप्टेड अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल बैंकिंग सर्विसेज टू द रियल इकोनॉमी। ठीक है, एसबीआई सॉरी सिब्स जो हैं इनको वही कहा जाता है दे आर टू बिग टू फेल, और ये परसेप्शन जो है वो एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट करता है कि सरकार इन बैंक्स को अगर कभी कोई डिस्ट्रेस या कोई समस्या का टाइम आएगा तो ऐसे टाइम पर बैंक्स को सपोर्ट कौन करेगी? सरकार। ठीक है, क्योंकि ये बैंक्स ऐसे हैं कि अगर ये मान लीजिए फेल हो गए तो इट विल क्रिएट अ रियल ट्रबल। ठीक है, बहुत बड़ा ट्रबल या बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, और इस परसेप्शन से ये बैंक जो हैं इनको कुछ एडवांटेज मिलता है फंडिंग मार्केट्स में। ठीक है, किस तरीके का एडवांटेज मिलता है कि इन बैंक्स को जो है, हालांकि ये जो परसीव्ड एक्सपेक्टेशन है कि गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है, तो इससे इन बैंक्स की जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है वो बढ़ती है। ठीक है, मार्केट डिसिप्लिन कम होता है, कंपिटिटिव
डिस्टॉर्शन बढ़ती है और जो प्रोबेबिलिटी है डिस्ट्रेस की फ्यूचर में वो बढ़ जाती है। तो ये जो कंसिडरेशंस हैं वो रिक्वायर करते हैं कि सिप्स जो हैं दे शुड बी सब्जेक्टेड टू एडिशनल पॉलिसी मेजर्स टू डील विद द सिस्टमैटिक रिस्क एंड मॉरल हजार्ड इशूज पोज्ड बाय देम। ठीक है, कि इनकी वजह से अगर कोई भी सिस्टमैटिक रिस्क या मॉरल हजार्ड इशू होता है तो उसको लेकर इनके ऊपर एडिशनल पॉलिसी मेजर्स जो हैं वो इनको फॉलो करने होते हैं। अब जो डिफरेंट बकेट्स की बात की गई है तो बैंक्स को एलोकेट किया जाता है डिफरेंट बकेट्स में बेस्ड ऑन देयर सिस्टमिक इम्पोर्टेंस स्कोर। आरबीआई ने जो है वो एसबीआई को बकेट 4 में रखा है, एचडीएफसी को बकेट 3 में और आईसीआईसीआई को बकेट 1 में। अब डीसिप्स की अगर मैं कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करूं तो बेस्ड ऑन द बकेट इन विच डीसिप इज प्लेस्ड एडिशनल कॉमन इक्विटी रिक्वायरमेंट हैज़ टू बी अप्लाइड टू इट। एडिशनल कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो 0.2% से 0.8% ऑफ देयर वेटेड रिस्क वेटेड एसेट्स का होती है डिपेंडिंग अपॉन कि किस बास्केट में डीसिप को रखा गया है। ठीक है, रिस्क वेटेड एसेट्स का मतलब ये होता है कि बैंक जो है उसको, अगर कोई बैंक ऐसा है कि जो ज़्यादा मतलब अगर उसके रिस्क वेटेड एसेट ज़्यादा हैं तो उसको ज़्यादा अमाउंट में जो पैसा है वो अपने पास रखना पड़ता है। ठीक है, मतलब उस पैसे को वो लोन में नहीं घुमा सकता क्योंकि वो बेसिकली होता है टू प्रोटेक्ट द डिपॉजिटर्स, है ना। अगर किसी बैंक के रिस्क वेटेड एसेट ज़्यादा हैं, रिस्क वेटेड एसेट्स का मतलब वही होता है जैसे बैंक ने लोन दिया, ठीक है। अब बैंक के लिए रिस्क वेटेड एसेट क्या है, वैसे तो लोन इज़ एन एसेट फॉर अ बैंक क्योंकि उसके बदले में उसको इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी लोन के चांसेस डिफ़ॉल्ट होने के ज़्यादा हैं, ठीक है, अगर बैंक ने लोन दिया है और उसके चांसेस हैं कि ये लोन जो है वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट का मतलब वही है कि इसका जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है वो वापस नहीं आएगा, तो ऐसे जितने ज़्यादा लोन्स वगैरह होंगे, ठीक है, उस अगर ज़्यादा होंगे तो बैंक का जो रिस्क वेटेड एसेट है वो बढ़ेगा। और ऐसी सिचुएशन में बैंक्स को जितना पैसा बैंक्स के पास आता है उसका कुछ एक सर्टेन परसेंटेज, वो बेसल 3 नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होता है, वो कुछ परसेंटेज बैंक्स को जो है वो पैसा रखना पड़ता है अपने पास, उसको वो एज अ लोन में नहीं घुमा सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि बैंक्स के पास अगर मान लीजिए 1000 रुपये डिपॉजिट आया तो बैंक 1000 के 1000 रुपये लोन में दे सकता है, नहीं। उस 1000 में से सपोज कर लीजिए कि 100 रुपये बैंक को अपने पास रखने पड़ेंगे और बाकी 900 रुपये बैंक जो है वो एज अ लोन में दे सकता है। ठीक है, ये बात आप समझे कि रिस्क वेटेड एसेट्स का बेसिकली मतलब क्या है। तो रिस्क वेटेड एसेट्स के हिसाब से ही बताया गया है कि जिस भी वो बकेट में किसी बैंक को मतलब डीसिप को रखा गया है तो उसके अकॉर्डिंग उसको जो है वो एडिशनल ये रखनी पड़ती है कॉमन इक्विटी जो है, ठीक है, या इसको कहा जाता है कैपिटल कॉमन इक्विटी रिक्वायरमेंट CET1। ठीक है, इसमें ज़्यादा नहीं जाना है। और अगर मान लीजिए कोई फॉरेन बैंक जो है जिसकी इंडिया में ब्रांच है उसको ग्लोबल सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक कहा जाता है, इसको एडिशनल CET1 कैपिटल सरचार्ज मेंटेन करना होता है इंडिया में, जैसे कि जो G-SIB हैं जो उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है वो। अब ये बेसिकली प्रोपोर्शनेट होता है इनका जो रिस्क वेटेड एसेट है उसके हिसाब से, ठीक है। दैट इज एडिशनल CET1 बफर प्रिस्क्राइब्ड बाय द होम रेगुलेटर, दैट इज अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय इंडिया RWA एज पर द कंसोलिडेटेड ग्लोबल ग्रुप बुक्स डिवाइडेड बाय द टोटल कंसोलिडेटेड ग्लोबल ग्रुप RWA। ठीक है, ये नहीं समझ में आया, लीव इट, छोड़ दीजिए पूरी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। अब डीसिप्स को कैसे सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है, अब कौन से बैंक्स डीसिप्स होंगे वो कैसे सेलेक्ट किया जाएगा, तो उसके लिए जो असेसमेंट का प्रोसेस है सिस्टमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैंक्स का आरबीआई के द्वारा, वो 2 स्टेप प्रोसेस है। उसमें पहले स्टेप में क्या किया जाता है, बैंक्स का सैंपल जिनको असेस करना है सिस्टमिक इम्पोर्टेंस के लिए उनको डिसाइड किया जाता है। और सभी बैंक्स की जो सिस्टमिक इम्पोर्टेंस है उसको कंप्यूट नहीं किया जाता है क्योंकि कई सारे छोटे बैंक्स ऐसे होंगे जिनकी जो सिस्टमिक इम्पोर्टेंस है वो बहुत कम होगी, ठीक है। और ऐसे बैंक्स को अगर आप बर्डन देते हैं कि वो डेटा रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करें रेगुलर बेसिस में तो वो ठीक बात नहीं है, ठीक है। तो पहले तो ऐसे मतलब कुछ बैंक्स को जो है वो सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है, उनकी सिस्टमिक इम्पोर्टेंस के आधार पर कि उसके बेसिस पर उनको जो है वो असेस किया जाएगा। उसके बाद जो सैंपल ऑफ बैंक्स हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीसिप्स एक्सक्लूड्स मैनी स्मॉलर बैंक्स, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि स्मॉलर बैंक्स इसमें शामिल नहीं होते। एक बार सैंपल ऑफ बैंक्स को सेलेक्ट कर लिया गया है तो फिर डिटेल्ड स्टडी की जाती है उनकी सिस्टमिक इम्पोर्टेंस को कंप्यूट करने के लिए।
इसके बाद कई सारे इंडिकेटर्स के आधार पर एक कंपोजिट इंडेक्स या कंपोजिट स्कोर बनाया जाता है सिस्टमिक इंपॉर्टेंस का हर बैंक का, ठीक है, जो भी सैंपल में बैंक्स हैं उन सब का। उसके बाद बैंक्स को जिसकी सिस्टमिक इंपॉर्टेंस एक थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा होती है उसको डीसिप्स कैटेगराइज या डेजिग्नेट कर दिया जाता है। इसके बाद डीसिप्स को सेग्रीगेट किया जाता है अलग अलग बकेट्स में, अब उनका जो सिस्टमिक इंपॉर्टेंस स्कोर है उसके आधार पर, एंड दे आर सब्जेक्ट टू लॉज एब्जॉर्बेंसी कैपिटल सरचार्ज इन अ ग्रेडेड मैनर डिपेंडिंग ऑन द बकेट्स इन विच दे आर प्लेस्ड। वही मैंने आपको बताया कि जिस भी बकेट में वो प्लेस्ड होते हैं उसके हिसाब से उनको जो ये लॉस एब्जॉर्बेंसी कैपिटल सरचार्ज है ये वही है जो रिस्क वेटेड एसेट्स के हिसाब से रखना होता है। एक डिसिप जो है वो अगर लोअर बकेट में है तो उसको लोअर कैपिटल चार्ज अट्रैक्ट करेगा वो, और अगर कोई डिसिप अगर हायर बकेट में है तो उसको हायर कैपिटल चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करेगा। बैंक्स को जो है वो सिस्टमिक इंपॉर्टेंस के लिए सेलेक्ट किया जाता है बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ देयर साइज, दैट इज बेस्ड ऑन बेसल 3 लेवरेज रेशियो एक्सपोजर मेजर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। और ऐसे बैंक्स जिनका साइज जो है वो 2% ऑफ द जीडीपी से ज़्यादा है उनको इस सैंपल में सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मैं वही कहूँगा कि जो टेक्निकल टर्म्स हैं या जो टेक्निकल डिटेल्स हैं अगर वो आपको नहीं भी समझ में आती हैं तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। आपको बेसिक समझ में आना चाहिए कि डीसिप्स क्या होते हैं, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स क्या होते हैं और कैसे इनको क्लासीफाई किया जाता है, बस ये चीज़ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स हैं, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा डिटेल में पूछा जाएगा इसकी चांसेस बहुत रेयर है, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये बासिल 3 का लेवरेज रेशियो एक्सपोजर मेजर क्या होता है, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं पूछते, ठीक है। आई होप क्लियर है बात। चलिए, तो यही सारे आर्टिकल्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे, तो इसलिए हम लोग सेशन को इतना ही रखेंगे। और जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि अगर आप लोग प्रीलिम्स 2025 को लेकर टारगेट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि मेंस का एग्ज़ाम तभी दे पाएंगे जब प्रीलिम्स क्लियर होगा, और प्रीलिम्स क्लियर तभी होगा जब आप इस तरीके की टेस्ट सीरीज से अपनी जो तैयारी है, जो अपनी प्रिपरेशन है उसको एसेस करेंगे तब, ठीक है। तो इस तरीके की टेस्ट सीरीज़ अगर आपने किसी भी और टेस्ट सीरीज़ में एनरोल नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरीके की टेस्ट सीरीज़ में आप लोग ज़रूर एनरोल करें, आपके काफ़ी फ़ायदा यहाँ पर रहेगा। ओनली एट 849 रुपीज़ में जीएस, करंट अफेयर्स, सीसेट तीनों मिल रहा है। अगर आप सिर्फ जनरल स्टडीज़ या करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो वो आपको मिल जाती है ओनली एट 699 रुपीज़। अगर आप सिर्फ जनरल स्टडीज़ की टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो वो आपको 449 में मिल जाएगी। सिर्फ करंट अफेयर्स चाहते हैं तो 299 में, और सिर्फ सीसेट के 10 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल जाते हैं ओनली एट 249। तो ये सारी के सारी जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो हमारे ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड है, वहाँ से आप एनरोल कर सकते हैं। और किसी भी टेस्ट सीरीज़ को लेकर अगर आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है तो यहाँ पर जो नंबर दिया गया है 9150449990, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ से आपकी जो भी क्वेरी है, जो डाउट है वो सॉल्व कर दिया जाएगा। और आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें क्योंकि इसके थ्रू आपने अगर हमारे किसी भी वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है जिसमें फुल कोर्सेज हैं, वीडियोज़ वगैरह हैं, तो आप वीडियोस को डाउनलोड करके ऐप के थ्रू ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और जाने से पहले मैं एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं और आपको अगर किसी भी तरीके की कोई हेल्प मिलती है, कोई मदद मिलती है, कुछ नया सीखने को मिलता है तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ी सी हेल्प हमारी भी होगी फाइनेंशियली, और इसका जो लॉन्ग टर्म फ़ायदा है वो आप लोगों को ही मिलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक ये सेशंस यूट्यूब पर इसी तरीके से चल पाएंगे। तो प्लीज़ इस रिक्वेस्ट को इग्नोर या नज़रअंदाज ना करें और सभी लोग कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें। तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं, या अदरवाइज़ भी आप चाहें तो कमेंट में अपने जो भी सजेशंस, फीडबैक देना चाहें वो भी ज़रूर दे सकते हैं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी करवाएं। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको ऑन टाइम मिल सकें, और अपना प्यार, अपना सहयोग, अपना कंट्रीब्यूशन हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल जो है ये ज्वाइन करना होगा। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, या आप करंट अफेयर्स ओकुल को सर्च करेंगे टेलीग्राम में तो भी आप ज्वाइन कर पाएंगे, या फिर सिंपली इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।